Dear sir, hope you are doing good. As I am entering into the new academic year, I have started feeling a little overwhelmed by the amount of data and information I need to keep track of for my studies. As I am in a virtual school, all the activities and feedback are online only. Specifically, I am concerned about managing my unit tests and term tests, assignments of all subjects, and other important academic information throughout the year. I would like to seek your guidance on how to effectively manage and organize this data so that it can be shared with my parents easily. I am interested in learning more about any tool or software that you have found helpful for organizing the data. Thank you for taking the time to read my email, and I look forward to your response. Okay, dear Keshav, thank you for reaching me out and for sharing your concerns about managing your academic data for this academic year. I will surely share the tools and guide you on how to manage the data properly. हेलो एवरीवन, आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। काम करते करते बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया, अब पता ही नहीं चल रहा इस डेटा को मैनेज कैसे करें। आज के टाइम पे काम करते करते डिजिटली इतना डेटा हो जाता है हमारे पास कि हमें समझ ही नहीं आता कौन सी चीज कहां है। आज के टाइम पे आपने सुना भी तो होगा, डेटा इज द न्यू गोल्ड। इस डेटा के बेस पे आज के दिन बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में इस डेटा को यूज किया जा रहा है। जैसे कुछ सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, लाइक रिटेल, आपने देखा भी तो होगा, किसी बड़े आप मेगा स्टोर पे गए, वहां पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब होता क्या है, उस सामान का भी जो डेटा है वो मैनेज किया जाता है। जैसे आपका सामान स्टोर पे आया तो उस डेटा को एंटर कर दिया, आपने उस सामान को परचेज किया, आप काउंटर पे गए बिल बनवाने के लिए, उसी डेटा को फैच करके आपका इनवॉइस बना दिया, मींस आइटम सेल हो गया। अब उसी पर्टिकुलर डेटा के बेस पे ही फाइंड आउट किया जाता है कितना डेटा, मींस कितने आइटम्स हमारे पास आए और कितने आइटम्स सेल हो गए। सेल हमारी कंपैरेटिवली इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस और चार्ट्स के जरिए उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, आपने मान लीजिए गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया, थोड़ी देर बाद आप फेसबुक पे मूव हो गए। अब आप क्या पाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको उन्हीं रिलेटेड चीजों की एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है एक्चुअली बैकएंड पे, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप चीजें सर्च कर रहे हैं, उस कंटेंट को एज ए डेटा स्टोर किया जाता है। उसके बेस पे डेटा का एनालिसिस होता है और उसके बेस पे आपके लिए कंटेंट को पर्सनलाइज कर दिया जाता है। सेम वे आप यूट्यूब में भी तो देखते होंगे, कोई एक वीडियो आप देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको फर्दर सजेशन में दी जाती है कि आप इनको भी देखिए। क्या है, पर्सनलाइज्ड कंटेंट उसी डेटा के बेस पे आपका होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं एजुकेशन के बारे में भी बात करूं, आपके स्कूल हैं, आपके कॉलेज है या आपकी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी स्टूडेंट्स के डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। चाहे आपका पर्सनल डेटा हो, चाहे आपका एजुकेशनल डेटा हो। आप लोग देखते हो ना, जब एक यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, इतने लाखों स्टूडेंट का डेटा आया, ये इतने परसेंट बच्चे आपके पास हो गए, ये बच्चा आपका टॉप कर गया, ये सारा डेटा एनालिसिस उसी पर्टिकुलर डेटा को जिसको मैनेज किया है उसी के बेस पे किया जाता है। ऐसे ही मेरा स्टूडेंट भी चाहता है अपने एकेडमिक डेटा को मेंटेन करना। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे करेंगे। कुछ टूल्स हैं हमारे पास ऐसा करने के लिए, जो हेल्प करते हैं हमारी उस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करके उसको मैनेज करने में, उसको वेल ऑर्गेनाइज करने में। कुछ कॉमन टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे केशव के एकेडमिक डेटा को किस तरीके से बाय यूजिंग गूगल शीट हम मैनेज करें। आप इससे केवल एकेडमिक नहीं, अदर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर बात करें गूगल शीट की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट एंड एक्सेस द गूगल शीट्स। इसके लिए 4 वेज है मेरे पास।
सबसे पहले इस आइकन पर क्लिक करेंगे, इसे कहते हैं गूगल ऐप लॉन्चर। देन क्लिक ऑन शीट्स आइकन पे। यहां पर हम क्या देखेंगे, एक टेम्पलेट गैलरी हम देख सकते हैं। क्या होता है टेम्पलेट गैलरी में, कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स मेरे पास है रेडीमेड, जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहां ब्लैंक पर क्लिक करके आप एक न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, गूगल ड्राइव पे जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, देन गूगल शीट्स पे। यहां पर भी आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, वन इज ब्लैंक स्प्रेडशीट एंड अनदर वन इज फ्रॉम ए टेम्पलेट। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। थर्ड, किसी भी वेब ब्राउजर में जाएंगे, उसके एड्रेस बार में एंटर करेंगे sheets.google.com और आप वही सेम इंटरफेस देख सकते हैं जो आपने पहले देखा। फोर्थ, अगर आप डायरेक्टली एक ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर टाइप करेंगे sheets.new, तो इस तरीके से भी आपकी एक ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। ये तो बात की हमने कि किस तरीके से हम स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्प्रेडशीट की। जो आप आपके सामने देख पा रहे हैं, रोज एंड कॉलम से बना हुआ जो आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। किस लिए यूज करते हैं, डेटा को एंटर करना हो, डेटा को हमें मैनेज करना हो, या किसी तरीके के हमें उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस करनी हो, तो हम इस स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे पहले आगे बात करेंगे रो की। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल्स है किसी भी स्प्रेडशीट में, इसको बोलते हैं हम रो। इसको नंबर किया जाता है टॉप से लेके बॉटम तक। नेक्स्ट अगर बात करें तो बात करेंगे कॉलम की। कॉलम क्या होता है, जो आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स, ये आपका कहलाता है कॉलम। इसको लेबल किया जाता है लेटर्स से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेल की, जो आपकी स्प्रेडशीट में आप एक छोटे से छोटा बॉक्स देख रहे हैं, या मैं बोलूं जो आपका कॉलम और रो का एक इंटरसेक्शन है, इसको हम बोलते हैं सेल। और ध्यान रहे, हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। कैसे बनता है, जो भी सिलेक्टेड सेल है उसका कॉलम का नाम और उसकी रो का नंबर, इन दोनों से मिलकर बनता है आपका सेल एड्रेस। कैसे पता चलेगा किस सेल का क्या एड्रेस है, आप यहां पर नेम बॉक्स में देख सकते हैं कि क्या हमारा सेल एड्रेस है इस पर्टिकुलर सेल का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब हम कई सारे सेल्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं किसी भी कैलकुलेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं सेल रेंज। लिखते कैसे हैं, आप यहां नेम बॉक्स में देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम का एड्रेस, देन कॉलन, देन लास्ट सेल का एड्रेस। इस तरीके से हम रेंज को लिखते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा फॉर्मूला की। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसके ऊपर जिस भी तरीके की आपको कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज को। क्या होता है फॉर्मूला, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उस पर्टिकुलर डेटा पे कैलकुलेशंस करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूं फंक्शन की, फॉर्मूला था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन फंक्शन होता है कुछ इनबिल्ट, आपको जो फॉर्मूलाज आपके स्प्रेडशीट में मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके फंक्शंस। जब आपको फॉर्मूला को लिखना हो तो आप सिंपली सेल एड्रेसेस के जरिए लिखते हैं, लेकिन जब आपको एक फंक्शन को लिखना हो तो आप सेल रेंज का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज शीट। एक स्प्रेडशीट में जो आप एक सिंगल पेज देख रहे हैं, दैट इज नोन एज शीट। आप एक ही स्प्रेडशीट में कई सारी शीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने बात की कि किस तरीके से हम एक न्यू शीट को क्रिएट करते हैं और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की। आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस शीट में डेटा एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई एक नया डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं तो हमेशा सबसे पहले उसको रीनेम करेंगे। अब देखिए, हमारे पास केशव का लास्ट ईयर का सारा एकेडमिक डेटा है, तो हम एक काम करते हैं, सारी कैलकुलेशंस और सारे एनालिसिस हम केशव के लास्ट ईयर के एकेडमिक डेटा के बेस पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस सीट का टाइटल जो है उसको रख लेते हैं केशव एकेडमिक ईयर 2022-23। इसमें दो सीट्स क्रिएट करते हैं, एक एकेडमिक और दूसरा को करिकुलर। मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि एक स्प्रेडशीट में आप
एक से ज्यादा सीट भी क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से। अभी हम बात करेंगे ओनली एकेडमिक सीट के बारे में। तो आइए फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले सब्जेक्ट एंटर कर देते हैं और फर्स्ट रो में हम यूनिट टेस्ट और मिड टर्म और एंड टर्म ये एंटर कर देते हैं। आपको पता है ना कि हर सब्जेक्ट में हमारे 6 यूनिट टेस्ट होते हैं, एक मिड टर्म होता है और एक एंड टर्म होता है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को और अपने यूनिट टेस्ट को रखा है। आइए अब डेटा एंटर करते हैं। ये तो बात हुई डेटा को एंटर करने की। अब देखो देखने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आइए काम करते हैं, इस डेटा को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग द डेटा। तो आइए सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं रो 1 की हेडिंग्स को और बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। यहां इस आइकन से हम जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, इस आइकन से इटैलिक कर सकते हैं, इस आइकन से हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं और यहां से हम चेंज कर सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट का टेक्स्ट कलर। यहां से हम फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, यहां से फॉन्ट साइज डिक्रीज या फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं और इसी वे से हम कॉलम 1 की हेडिंग्स के लिए भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्मेटिंग की। यहां से इस आइकन से न्यूमेरिकल डेटा को मैं फॉर्मेट एज करेंसी कर सकता हूं, इस आइकन से फॉर्मेट एज परसेंटेज कर सकता हूं और यहां से मैं किसी भी न्यूमेरिकल डेटा के डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज या फिर यहां से इंक्रीज कर सकता हूं। अदर ऑप्शंस भी मेरे पास हैं, अगर मैं यहां क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शंस जो मेरे पास हैं इस तरीके से भी मैं न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। आगे बात करूंगा, इस ऑप्शन से मैं पर्टिकुलर सीट को जूम इन या जूम आउट कर सकता हूं। अब बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइन है और बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल डेटा हमारा राइट अलाइन है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसके अलाइनमेंट पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए और बात करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। 3 तरीके की है, लेफ्ट, सेंटर या राइट। फिलहाल के लिए मैं यहां पे कर देता हूं सेंटर अलाइन। सेम वे में बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट की। फिर से 3 तरीके की है, टॉप, मिडल या बॉटम। यहां मैं सेलेक्ट कर देता हूं मिडल। अब अगर आप देख पा रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर साइंस लिखा है ये मुझे कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे केसेस के लिए हम करते हैं टेक्स्ट रैपिंग। अब मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट रैपिंग में यहां पे 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज ओवरफ्लो, सेकंड रैप एंड थर्ड है क्लिप। तो मैं रैप पे क्लिक करूंगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा हमारा हिडन हो रहा था अब वो रैप करने के बाद मुझे इजीली दिखाई दे रहा है। ये तो बात की मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की या न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्मेटिंग की और उसके अलाइनमेंट की। अब बात करते हैं सेल फॉर्मेटिंग की। अब देखिए यहां इस ऑप्शन से मैं सबसे पहले जो भी सेल्स मेरे सेलेक्टेड हैं उनमें कलर को फिल कर सकता हूं। इस ऑप्शन से मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूं, बॉर्डर का टाइप क्या रहेगा, बॉर्डर का स्टाइल क्या रहेगा और बॉर्डर का कलर क्या रहेगा। और अगर मुझे किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना है तो मैं इस ऑप्शन से इन सेल्स को मर्ज कर सकता हूं। आइए कुछ और अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। मैं किसी एक रो को सेलेक्ट करता हूं, इस पर राइट क्लिक करता हूं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ की बात करते हैं, जैसे इंसर्ट 1 रो अबोव, मीनिंग जो रो आपने सेलेक्ट की है उस रो से अबोव एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। इसी वे से 1 रो बिलो मींस अगर आपने इसको क्लिक किया तो 1 रो बिलो आपकी ऐड हो जाएगी। डिलीट रो और क्लियर रो, बड़े ध्यान से समझना, बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो और उसका डेटा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्लियर रो पे करते हैं तो आपके सेल्स एज इट इज रहेंगे, रो एज इट इज रहेगी, केवल उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड रो। कई बार क्या होता है कुछ डेटा को मैं चाहता हूं उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के लिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं उस पर्टिकुलर डेटा को उस सीट से हाइड कर सकता हूं। रीसाइज रो क्या होता है, कई बार रो का जो साइज है वो फिट नहीं होता अकॉर्डिंग टू कंटेंट, तो आप इस ऑप्शन से आप अपनी रो को रीसाइज कर सकते हैं।
सेम वे में अगर आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फर्क क्या होगा, यहाँ पे कॉलम को आप लेफ्ट या राइट में ही इंसर्ट कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। आगे अगर बात करूं तो ये हमारा बटन है शेयर। यहां इस शेयर बटन से आप अपनी इस सीट को शेयर भी कर सकते हैं, आइदर बाय एंटरिंग ईमेल आईडी, और आप यहां से इसका लिंक भी कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारी फॉर्मेटिंग की और किस तरीके से सीट को शेयर कर सकते हैं। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग गूगल शीट्स के साथ काम करना। अब आप लोगों के लिए भी एक टास्क है, आप लोग भी आपके पास जो डेटा है उससे रिलेटेड एक स्प्रेडशीट क्रिएट कीजिएगा और उस डेटा को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए उस डेटा की फॉर्मेटिंग कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।